नमस्कार आप सभी को। स्टेम मंच फॉर मैथमेटिक्स के वर्चुअल सेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। कुछ साथी हमारे अभी भी जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ साइंस सेशन में थे, तो वो मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहे हैं अपने अपने स्कूलों में। हम जो है समझ सकते हैं। सो रिस्पेक्टेड जॉइंट डायरेक्टर एससीईआरटी श्री सुनील बजाज जी, डिप्टी डायरेक्टर श्री वीरेंद्र नारा जी, ईटी विंग हेड श्री मनोज कौशिक जी, और हमारे साथ जुड़े हुए पूरे हरियाणा प्रदेश से सभी अधिकारीगण और डाइट फैकल्टीज, सहयोगी और सभी मैथमेटिक्स और साइंस टीचर्स, और हमारे साथ जुड़ी हुई थिंक टैक टीम से रुचि गोयल मैम। आप सभी का मैथ्स के सेशन में स्वागत करती हूँ मैं। और इस सेशन में आगे बढ़ते हुए एक बार थोड़ा सा जो मैथमेटिक्स की एक्टिविटीज अब तक रही हैं, एक बार वो थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इसमें जो है सबसे पहले हमने साइंस सेशन में भी ये चीज आप सबके साथ में डिस्कस की थी कि जो हमारा जुलाई से ये स्टेम मंच जो एमआईपी है, माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं मैथमेटिक्स और साइंस के। तो ये हर महीने एक्टिविटीज जो है वो हम रिवाइज करते हैं, नई एक्टिविटीज डालते हैं, सिलेबस जो हमारा है हरियाणा बोर्ड की तरफ से उसके साथ में मैप करके। तो अब तक तीन जो साइकिल साइंस के पूरे हो चुके हैं, स्टेम मंच 1, स्टेम मंच 2 और स्टेम मंच 3। तो देखते हैं इसमें स्टेम मंच 1 में जो है हमारे पास तीन एक्टिविटीज साइंस की थी और तीन ही एक्टिविटीज मैथमेटिक्स की थी। जिसमें साइंस में फूड टेस्ट था और स्टार्च, दूसरा थर्मल कंडक्टिविटी, तीसरा वाटर स्प्रिंकलर मॉडल, और इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी तीन एक्टिविटीज थी, ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और लीनियर इक्वेशंस, वोल नंबर्स। उसके बाद में हमारा जो है स्टेम मंच 2 जो था, उसमें एक्टिविटीज इस तरीके से थी। साइंस में थी हमारी हर्बल पेस्टिसाइड्स, इबिस्कस इंडिकेटर, और डीआईवाई फायर एक्सटिंग्विशर मॉडल था। और मैथमेटिक्स में जो हमारी एक्टिविटीज थी, प्राइम फैक्टराइजेशन, बीम बैलेंस, मास कैलिब्रेशन, और क्वाड्रिलेटरल्स, ये हमारी मैथमेटिक्स की एक्टिविटीज थी स्टेम मंच 2 में। अब स्टेम मंच 3 जो अभी रिसेंटली हमने पूरा किया है, उसमें साइंस की तीन एक्टिविटीज थी हमारी। हिंज ज्वाइंट था, एक्सप्लोर बर्निंग कैंडल था, सॉइल इरोजन मॉडल था। और उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में थी शेप चेंजिंग टेबल, और ट्रांसवर्स एंगल्स थे, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स थे। ये हमारी अब तक की जो है मैथ और साइंस की एक्टिविटीज रही हैं तीनों जो है साइकिल्स में। अब हम इस मंथ में जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस मंथ की जो एक्टिविटीज हैं उसका अभी हम जो है लाइव सेशन रखने वाले हैं। आप सभी को हम मानते हैं कि तीनों साइकिल्स जो हैं उसमें किस तरह की एक्टिविटीज रही हैं और किस तरीके का प्रोसीजर रहता है, वो पीछे भी आप सब हमारे साथ जुड़े होंगे। आज के इस सेशन में हम किस तरह से सेशन लेंगे, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हुई थिंक टैक्स टीम से मैम रुचि गोयल जी जो है वो तीनों एक्टिविटीज जो मैथमेटिक्स की रहेंगी उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमारे बीच में करने वाली हैं। और उसके बाद में उस एक्टिविटी को दीक्षा ऐप पर उसको सबमिट कैसे करना है, उसके प्रोसीजर का क्या प्रोसीजर रहेगा, उसका लाइव सेशन रहेगा। और उसके बाद में इन दोनों सेशन से संबंधित जो भी आपके प्रश्न रहेंगे वो प्रश्न लिए जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन के दौरान आप अपने माइक को म्यूट ही रखें, और अपने जो भी आपकी क्वेरीज आती हैं, जो भी आपको क्वेश्चन रहता है बीच में, आप उसको नोट डाउन कर लें। और जैसे ही क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा होगा तब आप अपने प्रश्न हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो अब मैं जो है आमंत्रित करती हूँ रुचि गोयल जी को कि वो अपनी मैथमेटिक्स की एक्टिविटीज जो लेकर आए हैं आज इस सेशन में, उनका डेमोन्स्ट्रेशन हमारे बीच में अभी जो है वो अपना कर सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू मैम। सभी टीचर्स को मेरा नमस्कार। आइए शुरू करते हैं एक्टिविटीज के साथ। सबसे पहले हम लोग ग्रेड 6 की जो पहली एक्टिविटी है उससे स्टार्ट करेंगे। ग्रेड 6 की जो आज हमारी पहली एक्टिविटी है वो डेटा हैंडलिंग जो चैप्टर है उस पर निर्धारित है।
और एक्टिविटी का नाम हमारा है लेटर काउंट बार चार्ट। इसमें हम लोग बार चार्ट के बारे में जानेंगे और हिस्टोग्राम, जैसे कि आपको पता होगा हिस्टोग्राम एंड लाइन चार्ट, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसको करने के लिए हमें जो मटेरियल लगेगा वो एक ग्राफ शीट लगेगा, जो कि इस प्रकार है। इस प्रकार एक ग्राफ शीट की हमें जरूरत पड़ेगी, और हमें एक स्केच पेन लगेगा, जो कि आपको पता है इजीली हमारे पास अवेलेबल रहता है। तो हम लोग के इसको करने के लिए हमने एक डेटा सेट लिया है। डेटा सेट में हमने एक पैराग्राफ में जितने भी लेटर्स कितनी बार आ रहे हैं उसका एक डेटा लिया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ए लेटर है तो ए लेटर कितनी बार उस पैराग्राफ में आया है, बी लेटर कितनी बार आया है, सी लेटर कितनी बार आया है। इसी तरीके से ए से लेके जेड तक के जितने सारे लेटर्स हैं वो कितनी बार आए हैं उसका डेटा हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है। और वो आपको जब आप एक्टिविटी खोलेंगे उसमें आपका डेटा मेंशन है। तो उस एक्टिविटी को हम क्या कर रहे हैं, इस ग्राफ शीट पे प्लॉट करना चाह रहे हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि ये एक्टिविटी आप लोगों ने सबने पहले की ही होगी और आप लोग ने ऐसा कराया होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये एक्टिविटी बहुत सिंपल होने वाली है। तो हमने इसको करने के लिए यहाँ पे नीचे जो कि एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने लेटर्स के लिए बेसिकली प्लॉट किया, और इसको हम अभी एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। सो एक्स एक्सिस पे हमने सारे लेटर्स को एक करके लिखा है, A B C D Z तक हमने सारे लेटर्स ऐसे लिख लिए हैं। तो आप अपने ग्राफ के साइज के हिसाब से जो डिफरेंस यहाँ पे हमने लिया है, जो यहाँ पे गैप लिया है, उसको आप डिसाइड करिएगा। अगर आपका ग्राफ शीट बहुत ही छोटा है तो आप ये डिस्टेंस थोड़ा कम ही रखिएगा। मैंने यहाँ पे 5 यूनिट्स का डिफरेंस रखा है लेटर्स के बीच में। इसमें मैंने 10 यूनिट्स का रखा है बेसिकली, और मैंने इस पे आपको 5 यूनिट्स का रखा है, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने इस वाली शीट में 5 यूनिट्स का गैप रखा है लेटर्स के बीच में, और इस शीट में मैंने 10 यूनिट का रखा है। तो आपके पास जैसी भी ग्राफ शीट अवेलेबल है आप उसके हिसाब से ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं, और आपके पास डेटा कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास यहाँ पे 26 लेटर्स थे, पर अगर आपका डेटा ऐसा है कि जहां पर नीचे कम लेटर्स है या कुछ नीचे डेटा कम है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे गैप ज्यादा और कम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10-10 का गैप देते हुए मैंने ABCD सारे लेटर्स को लिख लिया है, और इसको मैं यहाँ पे अभी एक्स एक्सिस बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने ओरिजिन रखा है, और ओरिजिन से आगे बढ़ते हुए वर्टिकल एक्सिस पे मैंने इनकी काउंटिंग रखी है, जो कि हमें फ्रीक्वेंसी को दर्शाएगी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वाई एक्सिस पे रहेगा। सो फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने यहाँ पे 5-5 के यूनिट्स पे गैप दिया है। सो 5 यूनिट्स पे गैप देने के बाद ये कुछ ऐसा है। और अगर आपके पास 10 यूनिट पर 5 का गैप देने के बाद ये ऐसा है। पर अगर आपके पास शीट छोटा है या फिर आपके नंबर बहुत बड़ी संख्या के हैं, मान लीजिए जैसे 200 है, 250 है, इस तरीके से अगर है, तो आप उस अकॉर्डिंग नंबर चेंज कर सकते हैं। ये ग्राफ शीट के बारे में आप अधिकतर टीचर्स जानते ही होंगे कि हम इसको कैसे यूज करते हैं, कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, और यहाँ पे हम नंबर कैसे लेते हैं। तो जितना मुझे पता है कि आप लोग ये बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते होंगे। सो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए 10-10 यूनिट्स का गैप लिया है, बट जो मैंने दूसरी शीट ली है उसमें मैंने 5 यूनिट्स का गैप लिया है इस तरीके से। तो 5 यूनिट का गैप पे लेने के बाद मेरे को 5-10 मेरा 100 तक यहीं पे आ गया है। तो अगर मुझे 100 से ज्यादा काउंटिंग चाहिए तो मैं इस तरीके के से फॉलो कर सकती हूँ। और अगर आपको उससे कम चाहिए तो आप 100 के अंदर अंदर ही आपका डेटा है तो आप इसको 10-10 के गैप पे भी रख सकते हैं। आइए इसको समझने के लिए हम लोग वीडियो से समझेंगे, बिकॉज ये ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। आप सभी मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं?
म्यूजिक चल रहा है ना। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ एक्स और वाई एक्सेस सबसे पहले बनाया है और इनके यहाँ पे नंबर्स को लिख दिया है। 0 से लेके 5 के गैप पे रखते हुए 10 यूनिट्स पे हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं और हम अब एक्स एक्सिस पे नंबर्स यहाँ लिख रहे हैं। 5 mm का गैप देते हुए हम लोग यहाँ पे ABCD सारे लेटर्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं इस तरीके से। अब हम लोग ए के स्केल पे ए की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं जो कि हमारी 79 के करीब है। तो 79 के लिए अब हमने यहाँ पे स्केल की मदद से उसका फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ए का बार बेसिकली हम बना रहे हैं जो कि आपका 79 पे है। इसी तरीके से ए का बी का अब हम बनाने जा रहे हैं, बी का सी का। इसी तरीके से हम लोग सारे लेटर्स के लिए सारे बार्स हम लोग बनाएंगे एक एक करके। ई के लिए ई का बार 100 पे है। और इसी तरीके से सारे लेटर्स के लिए हम लोग ऐसे बार्स बनाएंगे। ये बार्स बनाने के बाद आप चाहे तो सारे बार्स को कलर भी कर सकते हैं, पर अगर आपके पास 26 तरीके के अलग अलग कलर्स नहीं है तो आप सिंपल उनको ब्लैक कलर से भी कलर कर सकते हैं। यहाँ पे कलर्स रिपीट करे हैं क्योंकि कलर्स 26 कलर होना अवेलेबल थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए ऐसा करा है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं हिस्टोग्राम की बात हुई है। हिस्टोग्राम में हमने इंटरवल्स लिए हैं और इंटरवल्स पे उसकी फ्रीक्वेंसी हम चेक करना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ एक हिस्टोग्राम बनाने जा रहे हैं। नीचे हमने 10, 20 और 10 के गैप पे नंबर्स लिए हैं। एक्स एक्सिस पे 10, 20, 30, 40 इस तरीके से नंबर ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग 1 के गैप पे 1 यूनिट के गैप पे नंबर्स ले रहे हैं। यहाँ पे एक का गैप का मतलब 10 यूनिट का हमने यहाँ पे डिफरेंस छोड़ा है। इस तरीके से हम यहाँ पे इंटरवल के लिए बार बना रहे हैं। 0 से 20 के बीच का बार, 20 से 40 के बीच का बार, 40 से 60 के बीच का बार और 60 से 80 के बीच का। इसी तरीके से 100 से 120 तक के सारे बार्स बना के हम उनको कलर कर सकते हैं। कलर करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा हिस्टोग्राम तैयार है और इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने सेंटर पॉइंट पे डॉट्स बनाए हैं और डॉट्स को कनेक्ट करके हम यहाँ देखेंगे कि हमें लाइन चार्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम लोग बार चार्ट और हिस्टोग्राम और लाइन चार्ट सिंपल ग्राफ की मदद से और क्रेयॉन्स और स्केच पेन की मदद से हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जैसे कि वीडियो में देखा हम लोग इस तरीके से बार्स यहाँ पे बना सकते हैं। इस एक्टिविटी को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने बच्चों के साथ जो ऑब्जर्वेशन शीट आपको दी गई है, आप ऑब्जर्वेशन शीट बच्चों से पहले ही भरवाएं। उससे बच्चों का जो पहले बिना बनाने से पहले जो बच्चों का मानना है, जो वैल्यूज है वो आपकी निकल के आएगी और जो ग्राफ बनाने के बाद जो वैल्यूज है वो हम जान पाएंगे।
तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्वेशन शीट देखेंगे, मैं ऑब्जर्वेशन शीट आपके साथ शेयर करती हूँ। देख पा रहे होंगे आप ऑब्जर्वेशन शीट। सो आप जब भी ये एक्टिविटी कराएं तो जो पूर्वानुमान है वो आप बच्चों से पहले ही भरवा लें। उसके बाद जब बच्चे ये ग्राफ बनाए उसके बाद अब अवलोकन वाली वैल्यूज बच्चों से जरूर भरवाएं। सो पहला जो है सबसे अधिक बार आने वाला अक्षर, बार चार्ट बनाने के बाद आप देखिए कि जो अक्षर है जो सबसे ज्यादा बार आया है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो कौन सा अक्षर है। सबसे कम आने वाला कौन सा अक्षर है, और जो कभी नहीं आया जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 0, वो कौन सा अक्षर है। दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला अक्षर, सातवां सबसे अधिक पाया जाने वाला अक्षर। इस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हर लेटर की पोजीशन के बारे में जानेंगे कि कौन सा अक्षर है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, कौन सबसे कम आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, और कौन 7वें नंबर पे या कौन दूसरे नंबर पे आ रहा है। अब यहाँ पे जो आपकी सेकंड क्वेश्चन की बात हुई है, इसमें हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा लेटर है जो 25 आवृत्ति का है, 32 आवृत्ति का है। तो इस हिसाब से आप ये सब बार चार्ट की मदद से इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है कि स्वर की कुल आवृत्ति, जो भी आपके स्वर है, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की यहाँ पे बात हुई है कि पूरे कॉन्सोनेंट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है और पूरे वोवल्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो आपके बार चार्ट में जितने भी वोवल्स हैं आप सबको काउंट करके आप उसका टोटल अगर करेंगे तो आपको ये नंबर आप जान पाएंगे। इस तरीके से आप व्यंजन के लिए भी करेंगे। इसी तरीके से आपसे ये पूछा गया कि श्रेणी की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, और इसी तरीके से आप सारे ऑब्जर्वेशन शीट में जितने भी प्रश्न है उसके आंसर बार चार्ट की मदद से आप दे पाएंगे। अब जो अक्षर 2 बार सेम फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हैं, अब उसकी बात हुई है कि कितनी बार कोई अक्षर है जो 2 बार आया है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो यहाँ पे वो पूछा गया है। तो इस तरीके से आप ये सब भी आप आराम से फिल कर सकते हैं बार चार्ट की मदद से। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी जो लेटर काउंट बार चार्ट के नाम से है, जो कि डेटा हैंडलिंग चैप्टर पे निर्धारित है, इसे आप बच्चों को करा सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो ये चैप्टर है और जो ये एक्टिविटी है ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो डेटा स्टैटिस्टिक्स इसकी हम बात करते हैं, आगे आने वाले टाइम में बच्चों को ये पता होना, इसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर जगह हम किसी भी फील्ड में देखते हैं तो सारी चीजें आपकी स्टैटिस्टिक्स से ही रिलेट होती है। तो आप ये बच्चों को जरूर कराएंगे एक्टिविटी। आगे बढ़ते हुए जो हमारी सेकेंड एक्टिविटी है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ग्रेड 7 के लिए, जो कि पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर पे निर्धारित है, फन विद A4, जिसका नाम है फन विद A4, A4 के साथ मस्ती, जिसमें हम लोग करने वाले हैं। और ये पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर पे निर्धारित है। आइए इसको करते हैं। इसको करने के लिए हमें A4 साइज शीट्स चाहिए और कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे कि हमें पता है बहुत सिंपल मटेरियल से हम लोग ये एक्टिविटी करते हैं। तो हमें खाली 2 A4 साइज शीट की जरूरत है। इसमें 2 A4 साइज शीट की मदद से हम ये एक्टिविटीज करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप A4 साइज शीट के बारे में क्या जानते हैं और इसका नाम A4 क्यों है। तो मैं जरूर चाहती हूँ कि आप इसके बारे में जानें। आप घर जाके जरूर सर्च करिए, और फिर आप लोगों में से कोई जानना चाहता है तो आप मुझे जरूर पूछेगा कि A4 साइज का नाम A4 क्यों रहता है। तो आइए समझते हैं इसको।
तो 2 A4 साइज शीट अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। सबसे पहला हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग जो हमारी शीट है, एक A4 शीट साइड, एक A4 साइज शीट ले रही हूँ अभी मैं। इसको हम लोग 2 भागों में, इक्वल भागों में डिवाइड करेंगे, ऐसे फोल्ड करते हैं। तो हमारी एक ये शीट है, इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ क्रीज दूंगी और इसको इस तरीके से 2 भाग में डिवाइड करो। क्रीज देने के बाद आप यहाँ से इसको कट कर ले, रूलर की मदद से या सीजर की मदद से, या फिर आप उसको अच्छे से क्रीज देने के बाद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये 2 शीट मिलेंगी आपको A4 साइज शीट की। इसी तरीके से आप दूसरी A4 साइज शीट को भी 2 भागों में बांट ले। यहाँ से इसको फोल्ड करने के बाद क्रीज दे दें अच्छे से और यहाँ से इसको कट कर लें। कट करने के बाद आपके पास ऐसे 4 पीसेस आपको मिलेंगे A4 साइज शीट से, 2 ये और 2 ये, तो 4 टोटल पीस हमें मिलेंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूंगी यहाँ पे कि इस शीट को हम क्या कहते हैं। तो इस शीट को हम लोग A5 कहते हैं, और ये A4 को 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमें मिलती है। अब इसको करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायगनल इसका ज्वाइन करेंगे। इसका डायगनल हम लोग डायगनल से इसको क्रीज करेंगे। इस तरीके से जो डायगनल है, डायगनल की तरफ से इसको जोड़ते हुए, अब जो आप देखेंगे जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि यहाँ से और यहाँ से निकल रहा है, इसको हम दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। एक साइड मैंने ऐसे फोल्ड किया है, अब मैं इसको भी फोल्ड करने वाली हूँ। इस तरीके से दोनों साइड फोल्ड करने के बाद आपको ये ट्रायंगल मिलेगा। इस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब आप इसको स्केल से नापोगे तो आपकी ये दोनों साइड आपकी बराबर आएंगी। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको मिलेगा जब आप ये 2 फोल्ड यहाँ पे डालेंगे। तो इसी तरीके से आप चारों की मदद से आप ऐसे 4 शीट्स बना लेंगे। तो आप इसको डायगनली फोल्ड करेंगे। एंड देन आप इस तरीके से इसको आपको ऐसे 2 ट्रायंगल, और इस तरीके से आपको ऐसे 2 और ट्रायंगल का फॉर्मेशन डायगनल से जोड़ने के बाद इस तरीके से आपको ये ट्रायंगल मिलेंगे। 4 ट्रायंगल्स आपको बनाने हैं। अगर आपके पास A4 साइज शीट नहीं है तो आप सिंपल कोई भी शीट से आप ये चीज कर सकते हैं, उससे भी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल ही मिलेगा। इस तरीके से आप देख पाएंगे कि हमें 4 ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे मिलेंगे। 4 आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने के बाद हम लोग एक एक करके समझते हैं, पेरीमीटर और एरिया की बात करते हैं। सबसे पहले हम एक शेप की अगर बात करें तो ये एक शेप आपकी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का हम अगर पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, हम एक अगर साइड मेजर कर लें तो
इस साइड को अगर हम ट्वाइस कर दें तो ये दोनों हमारी साइड्स निकल जाएंगी, और इसका बेस अगर कैलकुलेट करके ऐड कर दें तो हमारे पास इसका पेरीमीटर भी निकल जाएगा। सो इस तरीके से हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको ए साइड बोल रही हूँ तो ए प्लस ए, और इसको अगर मैं बी बोल रही हूँ तो बी। सो ए प्लस बी करके आप इसको, इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। और अगर हम ट्राइंगल की एरिया की बात करें तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की मदद से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो आप इससे जो ऊपर जो इसका कोना है, कोने से आप नापते हुए ये इसका नाप सकते हैं इसका हाइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इसका हाइट कुछ 9 सेंटीमीटर आ रहा है। और इसी तरीके से आप बेस को नापेंगे तो बेस और हाइट को ना जानने के बाद आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये आपकी पहली शेप आई। अब दूसरी शेप की ओर बढ़ते हुए हम लोग दो ट्राइंगल्स को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। देख पा रहे होंगे आप, इस तरीके से। अगर ये शेप आप देखेंगे तो ये शेप कौन सी शेप है? ये शेप एक पैरेललोग्राम है। ये शेप एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो इसका एरिया का फॉर्मूला आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, विच इज योर बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट कैसे है आपका? अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें तो वो आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहता है, और दूसरा ट्रायंगल अगर होता है तो उसका भी क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें बेस इंटू हाइट मिलता है, जो कि हमारे पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला रहता है। तो इस तरीके से आपको एक नई शेप पैरेललोग्राम मिली है, दो ट्रायंगल को ज्वाइन करके, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल को ज्वाइन करके। तो ये आपका एक फोर वर्टिसेस वाला शेप हुआ। आगे बढ़ते हुए हम लोग इसी को ऐसे ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से। फाइन। तो अगर आप देख पाएंगे तो ये शेप कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से। पैरेललोग्राम के कंटिन्यूशन में आपको एक ट्रायंगल ऐसे लगाना है, इस तरीके से। तो अब आप इससे बच्चों को पेरीमीटर अगर निकालने को बोलेंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जैसा बच्चों को दिखाई देगा, बट जब बच्चे निकालेंगे तो बच्चों को ये बहुत इजीली बच्चे कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें सिंपल आपको साइड्स ऐड करनी है। तो ये अगर आप देखेंगे, इधर साइड आपके दोनों ई ए प्लस ए था, और अगर आप इधर साइड देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पर भी ए और ए है, और अगर ये भी आप देखेंगे तो ये भी है। तो इसका अगर आप पेरीमीटर समझेंगे तो बहुत इजी, बेसिकली 5A है। बट ये लुक ऐसा लग सकता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट बहुत सिंपल तरीके से आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया भी इसका कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट एरिया इज नथिंग बट आपका ट्रायंगल का साइज है। तीन ट्रायंगल यहाँ पे हमने यूज करे हैं तो उसका 3 गुना यहाँ पे एरिया है। सो यहाँ पे 3 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो आपका क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग यहाँ पे एक पेंटागन शेप बनाने वाले हैं। पेंटागन शेप बनाने के लिए मैं जो ट्रायंगल को अपने इस तरीके से लगाने वाली हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से अगर आप इसको लगाएंगे तो हमें एक पेंटागन शेप भी बनती हुई दिखाई देगी। इस तरीके से अगर आप देख पाएंगे तो आप
आपको ये एक पेंटागन शेप बनती हुई दिखाई देगी। तो अब आप बच्चों से पेंटागन का जब एरिया निकालने को बोलेंगे तो आप ये जानेंगे कि यहाँ पे एक ओवरलैप हुआ है, तो ओवरलैप की वजह से हमें वो एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब बच्चा वो एरिया सब्ट्रैक्ट करके निकालेगा तो वो उसको पता चलेगा कि ऑब्ट्यूज का एरिया वो कैसे निकाल सकता है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का वो एरिया कैसे निकाल सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 ट्रायंगल्स का एरिया तो एज इट इज आया है, और उसमें हमने ये कुछ पार्ट है एक ट्रायंगल का वो ऐड करना है। वो बच्चा पूरे ट्रायंगल के एरिया में से ये छोटा वाला पार्ट माइनस करके निकाल पाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चे के लिए। और इसके अगर पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी है, जो कि आपको निकाल के पता चलेगा। ए ए यहाँ आप देखेंगे तो ये ए है आपका और ये ए है, और इसी तरीके से यहाँ पे ये ए है और ये ए है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ए प्लस बी का ए माइनस बी यहाँ से ये वाली लेंथ आपको ऑब्जर्वेशन शीट की तरफ लेके चलती हूँ। और पेरीमीटर और एरिया के बारे में, इसके एरिया और ट्रायंगल के, पेंटागन के और ट्रायंगल के एरिया में क्या रिलेशन है। आप लोग सब मुझे सुन पा रहे हैं? आप सभी लोग क्या मुझे सुन पा रहे हैं, एक बार आप बताएंगे? ओके, थैंक यू। तो इस तरीके से आप देखेंगे 4 ट्रायंगल्स की मदद से हमने एक पेंटागन यहाँ पे बनाया है। और पेंटागन के एरिया और ट्रायंगल के एरिया के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, और भी कॉम्प्लेक्स शेप्स के बारे में हम लोग इससे सीख सकते हैं। आपकी एक्टिविटी होने के बाद आप बच्चों को ये ट्रायंगल अलग अलग तरीके से अरेंज करने को बोल सकते हैं। और अगर आपके पास स्टिल टाइम बचता है तो बच्चों को आप एक ट्रायंगल की मदद से 2 ट्रायंगल और बनाने की मदद से आप बच्चों को हेक्सागन और हेप्टागन का भी इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। आइए अब एक बार ऑब्जर्वेशन शीट की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारी जो पहली शेप है ट्रायंगल, उसके यहाँ पे हमने जो बराबर वाली साइड्स है उसको पी माना है, और जो उसकी बेस वाली साइड है उसको यहाँ पे एल से लिखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो उसका परिमाप है, विच इज योर पेरीमीटर, टी 2p+l आया है। और अगर हम उसके क्षेत्रफल की बात करें, जो कि एरिया की बात करें, तो आपका हाफ इंटू एल इंटू एच है। एल यहाँ पे बेस है और एच आपकी इसकी हाइट की बात हुई। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें, जो सेकेंड आपकी शेप है पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम में अगर आप देखेंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या है यहाँ पे, हाफ इंटू एल प्लस एच प्लस हाफ इंटू एल प्लस एच। सो एल एच आप ये निकाल सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग शेप का आप पेरीमीटर एंड एरिया बच्चों को निकालने को दीजिए। ये बच्चे आप जब आप ये निकालेंगे तो बच्चों के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग जो आपकी 2 शेप है उसके बारे में कंपेयर करेंगे, ट्राइंगल और जो आपका पेंटागन का एरिया है। तो यहाँ से हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो ट्राइंगल और पेंटागन का एरिया है वो सेम है या कम है या ज्यादा है। तो ये आप जब करेंगे, जब आप कैलकुलेट करेंगे पेंटागन का एरिया, तो आप ये जान पाएंगे कि उन तीनों का एरिया इक्वल आया है, ये कम आया है या ज्यादा आया है। इस तरीके से आप जान पाएंगे। आशा करती हूँ ये आपको समझ आया होगा। सेशन के एंड में हम आपके क्वेश्चन जरूर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारी सेकेंड एक्टिविटी है उसका यहाँ पे हम समाप्ति करते हैं। सेकेंड एक्टिविटी जो कि ग्रेड 7
पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर पे निर्धारित थी, जिसका नाम था फन विद A4। आगे बढ़ते हुए हमारी जो थर्ड एक्टिविटी है बाइनोमियल बाइनोमियल स्क्वायरिंग, उसकी हम बात करेंगे, जिसमें जो कि आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पे निर्धारित है, जो कि ग्रेड 8 का आपका चैप्टर है। इसको करने के लिए सबसे पहले हम मटेरियल की बात करेंगे, क्या क्या मटेरियल हमारा यूज होने वाला है। तो इसके लिए आपको एक स्केच पेन की जरूरत होगी, आपको ये क्यूब की जरूरत होगी। इसमें आपको करना क्या है, आपको शीट को बेसिकली ऐसे छोटे छोटे आप 10 सेंटीमीटर ले सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 7 सेंटीमीटर के हिसाब से ब्लॉक्स बनाए हैं छोटे छोटे, और ये एक स्क्वायर की शेप में 7 सेंटीमीटर यहाँ से और 7 सेंटीमीटर के यहाँ से आप मैंने एक ये ब्लॉक बना के ये रेडी किया है। आप ये A4 साइज शीट पे भी बना सकते हैं, कोई मोटा शीट है उस पे भी बना सकते हैं, किसी पे भी आप ये बना सकते हैं। ये बनाने के बाद आप जब इसको ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से आपको ये छोटे छोटे क्यूब इसमें दिखाई देंगे, छोटे छोटे स्क्वायर दिखाई देंगे। तो एक बड़े स्क्वायर में आपके छोटे छोटे यहाँ पे 7 स्क्वायर, 7 एक लाइन में दिखाई देंगे और 7 इधर साइड से। तो 7 × 7 करेंगे तो 49 हमें यहाँ पे छोटे छोटे स्क्वायर यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप इसे 2 टेम्पलेट बना लें। 7 नंबर यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है, आप चाहे तो अपना नंबर भी ले सकते हैं, कुछ 8, 10 वो भी आप ले सकते हैं, रैंडम नंबर भी आप ले सकते हैं इस तरीके से। और क्योंकि हमें यहाँ पे क्रेयॉन्स की जरूरत होगी, तो आप 2 या 3 कलर के क्रेयॉन्स अपने साथ रख सकते हैं। इस एक्टिविटी में हम लोग का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जो कि बच्चे आगे भी बहुत यूज करते हैं, A+B², A-B² और A² - B², इन 3 फॉर्मूलों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग आइए A+B² के बारे में जानते हैं। सो A+B² के बारे में जानने के लिए हमने यहाँ पे ये क्यूब लिया है, ये स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर लिया है, जिसमें मैं A को क्या बोल रही हूँ, A मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का 5 यूनिट का एक स्क्वायर लिया है। सो 5 सेंटीमीटर यहाँ से ए लेंथ मैंने यहाँ से ली है। तो ये आपकी A लेंथ है 5 सेंटीमीटर की। और मैंने B लिया है, B का एक स्क्वायर लिया है जो कि लाल कलर का है, छोटा, जो कि आपका 2 सेंटीमीटर का है, 2 यूनिट का है। आप 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो आप छोटा वाला देखेंगे तो ये 2 यूनिट है, और ये बड़ा वाला है तो 5 यूनिट है। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए स्क्वायर जो कि क्या होगा, आपका एक स्क्वायर शेप देगा। तो A × A अगर आप करेंगे तो आपको ये स्क्वायर शेप मिलेगा, जो कि ग्रीन कलर का है। इस तरीके से आप देख पाएंगे जो ये ग्रीन कलर वाला पार्ट है, ये आपका A² दर्शा रहा है। और जो आपका ये रेड कलर वाला पार्ट है, जो कि आपका 2 यूनिट का है, 2 × 2 करेंगे तो आपको ये छोटा B² मिलेगा, जो कि आपका 4 एरिया का है, और 4 स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हुए ये वाला एरिया A², ये B², और जो पर्पल कलर का आप रीजन देख पा रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल शेप का है। सो रेक्टेंगल शेप का अगर आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपका नीचे से इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 यूनिट है, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो है आपकी 2 यूनिट। तो इस तरीके से 5 यूनिट इसकी ब्रेड्थ है और 2 यूनिट इसकी आपकी 5 यूनिट आपकी लेंथ है और 2 यूनिट आपकी ब्रेड्थ है। सिमिलरली हमने ये वाला सेक्शन भी लिया है, जो कि आपका क्या है, A × B ही है, रेक्टेंगल है। तो अगर इसकी एरिया की बात करूँ तो A × B इसका एरिया होने वाला है। जैसे आपका नीचे वाला पर्पल वाला सेक्शन है, इसी तरीके से ये ऊपर वाला पर्पल वाला सेक्शन भी हमने लिया है, जो कि 5 × 2 एरिया का होने वाला है। अब इसको हम लोग कट करेंगे, कट करके छोटे छोटे पीसेस में हम इसको रेडी करेंगे अभी। तो आप A² और B²
और a इंटू बी, तीनों को आप कट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो हमें कटिंग अभी मिली है, और ए बी और ए स्क्वायर की कटिंग भी आप इसी तरीके से कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास चार कटिंग हमें मिलेगी। चार कटिंग का हम लोग नाम अगर देखें तो इसका कटिंग का नाम हमारा ए स्क्वायर नाम है, क्योंकि ए इंटू ए से मिलके ये बनी है। और छोटी वाली कटिंग का नाम हमारा बी स्क्वायर है, क्योंकि बी इंटू बी से मिलके बनी है। और ये वाली कटिंग है ए बी, ए इंटू बी। और ये वाली कटिंग है आपकी ए इंटू बी, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब हम बात करें कि कैसे हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है ए प्लस बी का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मिलके ये फॉर्मूला बनता है हमारा। तो आप इसको ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर, और इसको अगर हम ए बी और इसको ए बी मानेंगे, तो ये आपको अगर हम सबको जोड़ेंगे तो हमें जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो ए प्लस बी के स्क्वायर के इक्वल मिलेगी। इसको करने के लिए आपके दो तरीके आप अपना सकते हैं। आप इन सबको जोड़ के एक स्क्वायर बना सकते हैं जो कि ए प्लस बी के स्क्वायर के जैसा होना चाहिए। तो इसको हम जोड़ के अगर हम देखें, जैसे कि हमने इसको काटा था, उसी तरीके से आप देख पाएंगे कि ये आपका एक बड़ा स्क्वायर बना है जो कि ए प्लस बी के स्क्वायर जैसा है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 5+2 और 5+2, सो 7 सेंटीमीटर का 7 गुना में 7 करेंगे तो हमें 49 इसका ए प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे ये ए प्लस बी के स्क्वायर का वैल्यू जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमने कैलकुलेट किया। फिर अगर हम इनको सेपरेटली देखेंगे तो ये आपका ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए बी इन सब की वैल्यू अगर निकाल के हम कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आपकी 49 के ही इक्वल आने वाली है। क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो ये 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 आपका 25 है, और ये आपका 10 है, और ये आपका 10 है। तो इस तरीके से हमें क्या मिला यहाँ तक, 10+10 और 25 करेंगे तो हमें आपका 45 मिला। और ये आपका कितना हो गया, 45+4, क्योंकि ये 4 है, 2 इंटू 2, तो इस तरीके से आपका 49 मिला। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। और आप चाहें तो इनको आप काउंट करेंगे तो काउंट करके भी आप डिराइव कर सकते हैं। ऐसे वन वन करके आप अगर यूनिट्स काउंट करेंगे तो आप उससे भी ये डिराइव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला है ए माइनस बी के स्क्वायर के इक्वल है। सो ए माइनस बी का अगर हम देखें, सो ए माइनस बी स्क्वायर के लिए हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर में ले रही हूँ, क्योंकि वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पहले हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि हम इसको इस तरीके से इन दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों सेक्शन को जोड़ने के बाद इस तरीके से हम इसको रख सकते हैं। इस तरीके से रख सकते हैं। इसको जोड़ने के बाद हमें ये इसमें से घटाना है। घटाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम इसके एरिया को कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये इसमें से हटाना है। ऐड करने के लिए मैंने इसके साथ जोड़ा है, और घटाने के लिए मैं इसके ऊपर से ये रखूंगी। सो इसके ऊपर से मैंने ए बी माइनस किया है, और ये मैंने यहाँ से भी ए बी माइनस किया है। तो जब मैं ए बी माइनस करूंगी, तो जब आप देखेंगे जो कि माइनस वाला पार्ट है, माइनस वाले पार्ट के लिए हम उसके ऊपर उसको ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा एरिया हमारा बचा है जो कि ओवरलैप नहीं हुआ है। तो ये वाला एरिया आप देखेंगे जो कि ओवरलैप नहीं हुआ है, जो कि आपका 3 इंटू 3 का एक छोटा स्क्वायर है जो बिना ओवरलैप के बच गया है। सो 3 इंटू 3 का जो स्क्वायर है आपका, वो आपका बिना ओवरलैप के बच गया है। सो इसको हम लोग अगर एरिया देखेंगे तो 3 इंटू 3 9 आपकी इसकी वैल्यू आएगी। और अगर आप ए माइनस बी करके देखेंगे
तो वो भी आपका 5 - 2 3 का स्क्वायर ही आएगा। और यहाँ से भी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो आपका राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो भी आपकी 3 × 3 9 के इक्वल आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग ये सेकेंड वाला भी डिराइव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग का जो आगे का डेरिवेशन है, जो आगे एक आइडेंटिटी की बात करेंगे, a² - b² की अब बात करते हैं। a² - b² के लिए मैंने एक ये दूसरा क्यूब लिया है इस तरीके से। इसको मैं a मान रही हूं, तो a आपका यहाँ पे 3 और 4 7, 7 को मिल रहा है, 7 को मिलके आपका a की वैल्यू मिली है। सो a² - b² आइडेंटिटी करने के लिए मैंने यहाँ पे 7 का लिया है। तो 7 × 7 अगर आप देखेंगे तो 49 आपका ये a² की अभी खाली वैल्यू है। a² - b² करने के लिए हमें a² में से b² को हटाना है, और हटाने के लिए हम लोग ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैप मैं इस तरीके से कर रही हूँ। ओवरलैप करने के बाद आप देखेंगे कि ये वाला एरिया हट गया है। तो अब हमें किसका एरिया निकालना है, जो ये पार्ट है। इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम लोग यहाँ से इसको कट करेंगे, बिकॉज इसकी हमें अब जरूरत नहीं है। तो मैं ये वाला पीस अब कट करूंगी, क्योंकि हम a² में से b माइनस कर रहे हैं। तो जब मैंने a² में से, जो कि मैंने 7 यूनिट का लिया था, मैंने b² माइनस किया है, जो कि 2 × 2 का है। 2 × 2 का मैंने माइनस कर दिया। तो ये जो पूरा हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, a² - b² को दर्शाता है। a² - b² को दर्शाता है। अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लें तो हमें एरिया पता चल जाएगा, और हम उससे आपकी डिराइव भी कर सकते हैं। इसको समझने के लिए मैं स्केच पेन से यहाँ पे इसको 2 इक्वल पार्ट्स में काटूंगी। अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ करी है, ये लाइन बेसिकली इस पूरे एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। और अगर हम किसी एक पार्ट का एरिया निकाल लें तो दूसरे पार्ट को 2 गुना करके हम लोग पूरा एरिया निकाल सकते हैं। तो इसको करने के लिए आप हम इसको 2 पीसेस में कट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग इसका एरिया की बात करते हैं। तो 1 मिनट में कट ही कर लेते हैं इसको। तो ये कट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका एक एरिया है, और ये इसको ऐसे अगर हम जोड़ेंगे तो ये आपके 2 एरिया है। ये एग्जैक्ट 2 पार्ट में यहाँ से कटा है। तो अगर किसी एक का एरिया निकाल लें तो दूसरे को 2 गुना करेंगे तो टोटल एरिया हमारा निकल जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ये शेप है, ये 2 शेप से मिलके बनी है। एक ट्राइंगल इसमें है, ये वाला जो ट्राइंगल है, और ये आपका रेक्टेंगल है। अगर हम ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दें तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका ये वाला सेक्शन है, ये वाला पार्ट आपका बी है। यस। और ये वाला पार्ट अगर आप समझेंगे तो ये a - b है, क्योंकि ये पूरा आपका ए था, और ये पूरा आपका ए था, और ए में से हमने जब बी माइनस करा तो आप समझ पाएंगे कि जो ये नीचे वाला सेक्शन है ये आपका a - b है। तो मैं यहाँ पे इसको a - b लिख रही हूँ। सो ये आपका a - b को दर्शा रहा है। सो इसकी जो नीचे बेस है वो आपका a - b है।
जो बेस है आपका, ये वाला जो बेस है, ट्राइंगल का बेस ये a-b है। और अब ये देखेंगे तो ये आपका b है। और अच्छे से समझने के लिए अगर आप मैं इसको ज्वाइन करूं तो आप इसको समझ पाएंगे कि जो ये आपका बेस में a-b आया है और ये आपका b है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे अगर ट्राइंगल का आप समझेंगे तो ये भी क्या है आपका a-b। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आपका जो एरिया आएगा ये b इंटू a-b आएगा। और जो ये वाला आपका एरिया आएगा ये आपका a इंटू a-b आने वाला है। जब आप इन दोनों को इसका हाफ इंटू a-b आने वाला है। तो अब जब इनका ट्वाइस करेंगे तो ट्वाइस करके आपको एग्जैक्टली जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको a-b इंटू a+b मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपका जो राइट साइड वाला है वो आप डिराइव कर सकते हो, विच इज योर a-b इंटू a+b। आप ये इसको करके देखेंगे तो आपको और इंटरेस्टिंगली आप ये जान पाएंगे। तो ये कैसे आया है, ये a-b और ये आपका हाइट आपका a एंड देन ये आपका b। तो इस तरीके से आप ये डिराइव कर सकते हैं। एक तरीका ये है, और दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो छोटे छोटे क्यूब्स हैं आप इसको काउंट करें। तो आप a+b, जो पहले आपका a² - b² वाला पूरा स्ट्रक्चर था, ये आपका a² - b² का स्ट्रक्चर है। आप पहले इसको पूरा आप काउंट कर लीजिए। इसके पूरे को क्यूब्स को जब आप काउंट करके देखेंगे तो वो आपका a² - b² के क्यूब्स के इक्वल आने वाला है। तो इस तरीके से भी आप छोटे छोटे क्यूब्स को ऐड करके भी ये एरिया निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये तीनों आइडेंटिटीज है इसको प्रूव कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अब हम ऑब्जर्वेशन शीट की तरफ मूव करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका ऑब्जर्वेशन शीट में वो a+b का होल स्क्वायर पे निर्धारित है। इसको यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट a और b की वैल्यू चेंज करके ये ऑब्जर्वेशन शीट फिल कर सकते हैं फॉर्मूले की मदद से। जो अगला है आपका a-b का स्क्वायर, इसको भी आप फिल कर सकते हैं। और इसके लिए हमने यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे दिखाई है, 3x 4y, इस तरीके से अलग अलग आपके नंबर्स में अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं। तो आप फॉर्मूले की मदद से और ये क्यूब्स के मदद से आप ये फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो a² - b² आइडेंटिटी पे बेस्ड है, जो कि आपका a+b और a-b के इक्वल है। इसमें भी अलग अलग वैल्यूज को लेते हुए आप यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे और इनका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों वैल्यूज आपकी सेम आपको निकलती दिखाई देंगी। और इस तरीके से आप ये थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन शीट भी भर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। ये आपकी जो एक्टिविटी थी बाइनोमियल स्क्वायरिंग, ये आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ग्रेड 8 पे निर्धारित थी। आप सभी को धन्यवाद।
प्रोजेक्ट मतलब जो ये एक्टिविटी है, ये कह रही हूँ। थैंक यू रुचि जी। और अब हम अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है कि एक्टिविटी को दीक्षा ऐप पर सबमिट कैसे करना है। तो जो साथी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उनको सबमिशन प्रोसेस जो है वो जानते हैं कैसे सबमिट करना है। जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो है वो एक बार इसको देख ले कि इसको सबमिट कैसे करना है। तो मैं स्क्रीन शेयर करके आप सबके साथ में पूरा प्रोसेस शेयर करने जा रही हूँ। आप सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? तो सबसे पहले आप अपने फोन में दीक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसमें जो है अपने प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। उसके बाद में यदि आप एज ए टीचर खोल रहे हैं तो इस स्क्रीन पर केवल आपको प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे। और यदि आप एज ए ऑफिशियल और प्रिंसिपल हेड खोल रहे हैं उसको, तो सब रोल में यदि आपने प्रिंसिपल हेड या ऑफिसर को चूज किया हुआ है, तो आपको ये सारा जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सारे जो है आइकन्स आपको नजर आएंगे। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट पर चलते हैं। प्रोजेक्ट में जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है। यहाँ पर वो प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनकी डेट जो है अभी जा चुकी है, जो पिछले मंथ्स की हमारी एक्टिविटीज रही हैं। तो हम इस मंथ की जो तीनों एक्टिविटी हैं, अभी अभी जो रुचि जी ने अभी हम सबके साथ में शेयर की हैं, जिनका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर हुआ है, उसमें है बाइनोमियल स्क्वेयरिंग है, फन एंड A4 शीट और लेटर काउंट बार चार्ट। ये जो लास्ट की तीन एक्टिविटीज हैं, ये इस मंथ एक्टिव रहने वाली हैं और हम इन सबको सबमिट कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक्टिविटी हम खोल लेते हैं। बाइनोमियल स्क्वेयरिंग हमने खोल लिया है। इसमें सबसे ऊपर आपको स्टार्ट इम्प्रूवमेंट आप देख पा रहे होंगे। स्टार्ट इम्प्रूवमेंट पर जाते ही आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स में सबसे नीचे लर्निंग रिसोर्सेज आइकन मिलेगा। आप उसको खोलेंगे और इसमें बाइनोमियल स्क्वेयरिंग का पूरा यूजर गाइड, पूरा प्रोसीजर है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जब आपने ये वाला लर्निंग रिसोर्स देख लिया है, यूजर गाइड, उसके बाद में टास्क डिटेल यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपको दो टास्क तो आप उसी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद लोड मोर टास्क पर जाएंगे और यहाँ पर आपको 7 के 7 टास्क नजर आएंगे। आप एक एक करके सबसे पहला टास्क जो है उसके व्यू रिसोर्सेज पर जाएंगे
इसमें आपको लिस्ट ऑफ मटेरियल मिलेगा। आप इस जो है मटेरियल लिस्ट में से सारी सामग्रीज को देख सकते हैं। आई थिंक दिक्कत है, मैं फिर से शेयर करती हूँ। इसके मटेरियल को देख लिया है, आप बैक पे जाएंगे और ये मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे और उसका एक पिक भी ले लेंगे, फोटो ले लेंगे आप, और मैंडेटरी ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर ऐड फाइल का ऑप्शन है। ऐड फाइल पर जाएंगे और जो भी आपने फोटो जो एज ए एविडेंस आपके पास है वो यहाँ पर आप कंफर्म करके अपलोड करेंगे और उसके बाद में आप स्टेटस को अपडेट करेंगे। स्टेटस में आपको नोट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड नजर आएंगे। कंप्लीटेड पर जाएंगे, ओके पर जाएंगे और बैक जाएंगे। ये वाला जो टास्क है आपका, ये आपका पूरा हो चुका है। अब सेकंड टास्क पर चलते हैं। व्यू रिसोर्सेज, इसमें आपको दो रिसोर्स मिलेंगे, ऑब्जर्वेशन वर्कशीट और एक्टिविटी वीडियो। ऑब्जर्वेशन वर्कशीट जिसकी रुचि जी अभी बात कर रहे थे, आप यहाँ से ऑब्जर्वेशन शीट जो है वो देख सकते हैं, पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। बैक जाएंगे, एक्टिविटी वीडियो। ये जो आपने अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखा है एक्टिविटी का, इसमें यदि आपको अभी भी कुछ लगता है कि मुझे मदद की आवश्यकता है तो पूरा वीडियो दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, आप इसकी मदद ले सकते हैं। उसके बाद मैंडेटरी ऑप्शन पर जाएंगे। अब देखा आपने सेकंड टास्क पर आपको रिसोर्सेज मिले वीडियो और साथ में जो है ऑब्जर्वेशन शीट मिली, और फर्स्ट जो सबसे पहले आपने इसका यूजर गाइड आप पहले से देख चुके हैं। इन सब की मदद से आप पहले इस एक्टिविटी को खुद करके देखेंगे और उसके एविडेंसेस, फोटोज, वीडियो जो भी आप बनाते हैं वो यहाँ पर ऐड फाइल्स में आप अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद में इसके स्टेटस को कंप्लीटेड शो करेंगे। बैक पर जाएंगे, दो टास्क आपके पूरे हो चुके हैं। तीसरा टास्क क्या है? वी रिसोर्सेज पर जाएंगे, इसमें आपको क्विज मिलेगा, ये प्री टेस्ट है। इस एक्टिविटी को करवाने से पहले बच्चे जो हैं इस एक्टिविटी से संबंधित कितनी नॉलेज रखते हैं, उनको बेसिक नॉलेज इस कंसेप्ट, पर्टिकुलर कंसेप्ट पर कितनी है, वो पता करने के लिए यहाँ पर प्री टेस्ट दिया गया है। उसमें केवल 3 ही प्रश्न हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, आप ओरल टेस्ट लेना चाहते हैं, आप रिटर्न लेना चाहते हैं। आप जो है बच्चों से ये टेस्ट लें और उनके फोटोज, या तो आप यदि आप ओरल ले रहे हैं तो आप उसका वीडियो, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और यदि आप उसका रिटर्न लेते हैं तो उसकी पीडीएफ जो है आप इकट्ठी करके वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आप मैंडेटरी ऑप्शन पर जाएंगे और उसके फोटो जो भी एविडेंसेस आपने कलेक्ट किए हैं वो यहाँ पर ऐड फाइल्स में अपलोड करेंगे और फिर इसका भी स्टेटस आप कंप्लीटेड शो कर देंगे। आपका थर्ड टास्क कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ टास्क पर चलेंगे, व्यू रिसोर्सेज देखते हैं। इसमें वही रिसोर्सेज हैं जो आपने सेकंड नंबर टास्क पर देखे थे और वो टास्क आप खुद से पूरा कर चुके हैं। तो दोबारा देखना चाहें दोबारा देख सकते हैं, लेकिन ये वाले जो रिसोर्सेज हैं ये क्लासरूम में करवाने के उससे उद्देश्य से यहाँ पर डाले गए हैं, तो आप पहले ही देख चुके हैं। क्लासरूम में जब ये एक्टिविटी आप करवाएंगे उस समय जो आप वीडियोस, फोटो, जो भी एविडेंसेस आप कलेक्ट करते हैं वो यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं इस टास्क ऐड फाइल्स पर जाकर के। और जैसे ही ऐड फाइल्स पर आपके एविडेंसेस अपलोड हो जाते हैं आप इसका स्टेटस भी कंप्लीटेड शो करेंगे।
बैक पर जाएंगे, आपके 4 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। 5th टास्क पर चलते हैं। 5th टास्क में आपको पोस्ट टेस्ट मिलेगा। पोस्ट टेस्ट इस एक्टिविटी के बाद आपके बच्चों में जो है कितना इस एक्टिविटी से कितना सीख पाए, उसका एक तरह से टेस्ट है ये। तो आप जो है इसमें भी उसी तरह से 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपके ऊपर है आप इसका ओरल लेना चाहते हैं, रिटर्न लेना चाहते हैं। उसके एविडेंसेस यहाँ से कलेक्ट करेंगे और फिर उसी तरीके से आप इसको मैंडेटरी ऑप्शन पर जाकर के ऐड फाइल्स में अपलोड करेंगे और कंप्लीटेड शो करेंगे। ये टास्क आपका पूरा हो गया है। अब आप 6th टास्क पर चलेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें फीडबैक फॉर्म है। ये टीचर को भरना है, अपना नाम, स्कूल का नाम, जो भी यहाँ पर डिटेल्स मांगी गई हैं वो आप भरेंगे। और इसमें ये एक्टिविटी जो थी इसका लेवल कैसा था, ये इजी थी, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े, चैलेंजिंग थी, वेरी डिफिकल्ट थी, कितने बच्चों ने देखा उसकी जो है इस एक्टिविटी को किया, उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। और उसके बाद में आपकी तरफ से यदि कोई सजेशन है इस एक्टिविटी के रिगार्डिंग, इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पर उसको फिल करेंगे। ये फीडबैक फॉर्म है, आप इसका प्रिंट निकाल कर एज इट इज इसको भी फिल कर सकते हैं, आप पेन से भी बना सकते हैं, आप इसी फॉर्मेट में खुद से टाइप करके अलग से भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंडेटरी ऑप्शन में जो ऐड फाइल्स का ऑप्शन है वहां पर इसको अपलोड कर सकते हैं और इसका भी स्टेटस हम कंप्लीटेड शो करेंगे। 6 टास्क आपके पूरे हो चुके हैं। 7 टास्क, इसमें केवल आपको फाइल्स अपलोड करनी है, एविडेंसेस अपलोड करनी है। वो जो आप ऊपर जो 6 टास्क आपने जब किए, कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा वीडियो आपका रह जाता है जो आप नहीं कर पाए वहां पे अपलोड, तो आप यहाँ पर उसको अपलोड कर सकते हैं और इसको भी उसी तरीके से कंप्लीटेड दिखाएंगे। और आपके 7 टास्क कंप्लीट हो गए हैं। जैसे जैसे टास्क कंप्लीट होते जा रहे हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का एक टिक का निशान जो है, राइट का निशान बन गया है। उसके बाद लास्ट में है एड योर ऑन टास्क। ये वो पार्ट है जहां पर आप अपनी खुद की कोई एक्टिविटी यदि आपके पास है, इस एक्टिविटी के अलावा यदि आपके पास कोई खुद की एक्टिविटी है, आप उसकी फाइल यहाँ पर अटैच फाइल में अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे एंड डेट भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो एक्टिविटी है बाकी स्कूल के टीचर्स भी देख सकते हैं और वो भी इसको कर सकते हैं। और उसका स्टेटस भी आप क्या करेंगे, कंप्लीटेड करेंगे यदि आपने यहाँ पर कोई एक्टिविटी ऐड की है। सबसे जब आपके 7 टास्क कंप्लीट हो जाते हैं तो सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पर सिंक बटन है, उसको सिंक कर देंगे। ये सारे जितने भी एविडेंसेस आपने अपलोड किए हैं वो सेव हो चुके हैं। अब यहाँ पर सबमिट इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर के आप अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। ये आपका पूरा प्रोसीजर रहेगा। और प्रोफाइल के लिए एक बार मैं फिर से आप सबको जो है ये चीज क्लियर कर देती हूँ। यदि किसी टीचर के स्क्रीन पर केवल ये प्रोजेक्ट्स नहीं नजर आते हैं तो वो अपना जो है सब यूजर जो है वो चेंज कर सकता है, प्रिंसिपल या फिर हेड का कर सकता है, वहां पर उनको प्रोजेक्ट्स नजर आ जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर था प्रोजेक्ट को सबमिट कैसे करना है। और अब हम जो है आज के इस मैथमेटिक्स के सेशन में आपकी जो भी क्वेरीज रही हैं, जो भी प्रश्न रहे हैं, वो आप जो है आप सभी से रिक्वेस्ट है एक साथ आप सभी जो हैं अपने माइक को म्यूट ना करें, बारी बारी से अपने माइक को अनम्यूट करें और आपकी जो भी प्रश्न रहते हैं, चाहे वो एक्टिविटी के रिगार्डिंग है, चाहे वो सबमिशन के रिगार्डिंग है, आप वो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर, पवन जी बताइए सर। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि जो मैम ये एक्टिविटीज हैं इसकी टाइमिंग क्या होगी? जैसे हम चैप्टर करवा रहे हैं उससे पहले करवाएं या उस चैप्टर के बाद में करवाएं? सर ये तो देखो इस महीने 1 महीने का ही टाइम है और हमने कोशिश की है कि जो मंथली डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा वो इस महीने में कवर होता हो, लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि ये अभी जो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का ही पार्ट है।
तो आप पर, अध्यापक पर निर्भर करता है, लेकिन करवाना इसी महीने के दौरान, क्योंकि नहीं उसके बाद मतलब में जिसमें भी लाइव नहीं रहेगी। मतलब बच्चे के लिए अंडरस्टैंडिंग कैसे कैसे बेटर रहेगी कि चैप्टर से पहले करवाया जाए या चैप्टर से बाद? चैप्टर से पहले करवाया जाए तो आई थिंक ज्यादा बेनिफिशियल है, बच्चा ज्यादा क्यूरियस हो जाएगा उस चैप्टर के लिए। जैसे मान लिया अभी मैम जो करवा रहे थे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, तो बच्चे रटते रह जाते हैं फॉर्मूले को, और काफी दिनों बाद भी काफी सारे बच्चों को ये फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। और यदि हम एक एक्टिविटी करवा देते हैं तो उनको रटने की जरूरत ही नहीं है, वो समझ जाएगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी उस चीज पर, उस फॉर्मूले पर, और उनको हमेशा के लिए वो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो ये पहले करवाना ज्यादा बेहतर है सर। थैंक यू मैम। हाँ जी। और यदि का कोई और प्रश्न है तो प्लीज। यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न है, चाहे वो एक्टिविटी के रिगार्डिंग है, एक्टिविटी का कोई पार्ट आपको क्लियर नहीं हुआ है, या फिर आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या फिर सबमिट कैसे करना है दीक्षा ऐप पर, उससे संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है, तो अगले 2-3 मिनट तक जो है हम आपके साथ जुड़े हैं यहाँ पर, आप पूछ सकते हैं। आप में से जो है किसी का भी कोई प्रश्न अब तक नहीं रहा है, और वैसे भी जो हमारे साथ साथी पिछले 3 सेशंस में जुड़े हैं, उनको लगभग जो है प्रोसीजर से वो अवेयर हैं किस तरीके से सबमिट करना है। तो हम एक बार फिर से कुछ चीजें जो हैं आप लोगों के लिए रिपीट कर देते हैं। एक तो हमारा जो स्टेम मंच 4 का जो ये पार्ट है, साइकिल है, ये 15 अक्टूबर से लेकर के और 15 नवंबर तक लाइव रहने वाला है। तो इस महीने की जो मैथमेटिक्स की 3 एक्टिविटीज हैं, क्योंकि ये सेशन अभी मैथ्स का ही चल रहा है इसलिए हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटीज आपको इसी महीने में आपको सबमिट करवानी है। और यदि इससे संबंधित, यदि आपको फिर भी सबमिशन में कोई दिक्कत आती है, एक प्रश्न आया है, वीडियो शॉर्ट इज नॉट लोडेड। देखिए, यदि आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसका साइज बहुत बड़ा है, तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, या फिर आप छोटे छोटे साइज के वीडियोस बना सकते हैं, क्योंकि इसकी एक लिमिट है अपलोड की, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप या तो उसको कंप्रेस कर लें या फिर छोटे छोटे वीडियोस बना करके अपलोड कर सकते हैं। तो इसका जो रिकॉर्डेड सेशन है वो भी हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, यूट्यूब लाइव भी अभी हमारे साथ ही रिकॉर्ड हो रहा है, साथ साथ में वो भी हम शेयर कर देंगे। और इस प्रोजेक्ट का जो मेन मुख्य उद्देश्य है वो केवल सबमिट करवाना नहीं है कि आपने दीक्षा ऐप पर उसको सबमिट कर दिया और एक्टिविटी हो गई। उसका उद्देश्य है क्लासरूम में आप बच्चों को करवाएं, ताकि बच्चों की लर्निंग एनहेंस हो, उनको उनकी समझ जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है किसी भी कंसेप्ट को लेकर के वो बढ़े। तो आप सभी अपनी अपनी क्लासेस में अपने बच्चों को, अपने खुद के बच्चों को भी एक्टिविटीज करवा सकते हैं। इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम आपके साथ में शेयर कर चुके हैं।
और इन बिटवीन फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत रहती है तो आपके साथ जो सहयोगी हैं, एबीआरसी हैं, बीआरपी हैं, वो हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। और जहां से आपको ये लिंक अवेलेबल हुआ है हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप वहीं पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लास्ट 15 को ही, जैसे अभी पिछले साइकिल में भी हमारे साथ ऐसा हुआ था कि कुछ टीचर्स जो हैं वो 15 को कल ही कुछ अपने इश्यूज बता रहे थे, तो लास्ट मोमेंट पे हम आपके इश्यूज नहीं ले पाएंगे। यदि आपको कोई दिक्कत आती है सबमिशन में, तो आप टाइम से वो चीजें हम तक पहुंचाएं, हम आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। और कुछ अध्यापकों की जो लास्ट सेशन था हमारा, उसमें दिक्कत बता रहे थे कि वो जो ऑब्जर्वेशन शीट है उसको डाउनलोड तो कर लेते हैं, लेकिन वो उसको उनके सिस्टम में फोन में मिलती नहीं है। तो हमने उसकी पीडीएफ लास्ट टाइम भी शेयर की थी, और आज भी सेशन के जस्ट बाद हम सारे पीडीएफ जो हैं मैथमेटिक्स के भी और साइंस के भी, वो हम शेयर कर देंगे, आप तक पहुंच जाएंगे। यदि आप उसका प्रिंट आउट लेना चाहें फिर आप उसको ले सकते हैं। और एक और जो है, आप इस सेशन में, लास्ट सेशन में एक अध्यापक साथी ने रिक्वेस्ट की थी कि जितने टाइम ये सेशन चलता है हम क्लासरूम जो है वो उसको क्लास छोड़नी पड़ती हमें। तो आप इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यह है कि आप जो आपके पास स्मार्ट बोर्ड है, आप यूट्यूब पे आप बच्चों को भी साथ में बिठाइए। जब सेशन चलता है, एक्टिविटी का डेमोन्स्ट्रेशन होता है, उस टाइम आप बच्चों को अपने साथ में जोड़ सकते हैं। तो बच्चे भी वो एक्टिविटी को साथ के साथ में देख पाएंगे, और उनका भी जो है आपकी उनका क्लासरूम भी उसी तरीके से चल पाएगा जैसे आप अकेले उनके साथ में जुड़े रहते हैं। सो एक्टिविटीज इजी हैं और इजीली अवेलेबल मटेरियल इनमें इस्तेमाल किया गया है। कोई बहुत ज्यादा महंगी या बहुत ज्यादा कॉस्ट वाली इसमें कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। आपको किसी फंड को यूज करने की आवश्यकता नहीं है, अपने डीडीओ से कोई रिकमेंडेशन इसके लिए कोई ग्रांट यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। छोटे छोटे सामान है जो घरों में इजीली अवेलेबल हैं, बच्चों को आप कहेंगे तो बच्चे भी आपके लिए सामान अवेलेबल करा देंगे। तो आप ये सारी एक्टिविटीज अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को जरूर करवाएं। आप सभी इसको की बहुत इजी है, आसानी से, जैसे मैम अभी A4 शीट को जो है 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करके और उसमें से ट्राइंगल्स बना रहे थे, तो ये हमारे लिए बहुत इजी है, आपके लिए उससे भी ज्यादा इजी है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो हम बच्चों को फोकस करके, बच्चों को ध्यान में रखकर इन एक्टिविटीज को जो आपके बीच लेकर आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अपनी अपनी क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स के साथ इन एक्टिविटीज को करवाएंगे और इसका जो बेनिफिट है वो सभी बच्चों को मिलेगा। आज के सेशन में और कोई कोई प्रश्न है, एक बार देख लेते हैं। पूर्वानुमान कैसे लगाएं? तो ये एक्टिविटी, जैसे आप एक्टिविटी करवाते हैं उस टाइम, जैसे हम उसकी बात कर रहे थे, अल्फाबेट्स वाली, अल्फाबेट्स की बात कर रहे थे, तो आप बच्चों से एक्टिविटी करवाने से पहले उस शीट को 2 कॉलम है उसमें, एक तो पूर्वानुमान पूर्वालोकन का है, एक आप एक्टिविटी के करवाने के बाद का है। तो आप उसको पहले से ही फिल करवा ले बच्चों से, उसमें 2 कॉलम है। पहला जो है वो पूर्वालोकन वाला पहले फिल करवा ले, और उसके बाद में एक्टिविटी करवाने के बाद उसका सेकंड पार्ट आप फिल करवाएं, तो आप डिफरेंस भी देख पाएंगे कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कितनी इंप्रूव हुई है। तो अभी जो है किसी का ऐसा कोई प्रश्न हमें मिला नहीं है, जो किसी को डाउट हो इस एक्टिविटी से संबंधित। तो मैम एक क्वेश्चन मेरा और था हाँ कि जी जो सर, कुछ जो आपने बार ग्राफ के लिए लिया है, बताया है पैराग्राफ लेना, वो पैराग्राफ फिक्स लेना है या आप हम अपनी मर्जी से लें? सर एक बार रिपीट करेंगे आपका प्रश्न? जो फर्स्ट एक्टिविटी करवाई है क्लास 6 की, हाँ हाँ जिसमें पैराग्राफ में से लेटर्स छांटने हैं A to हाँ Z, हाँ हाँ तो हाँ। वो पैराग्राफ स्पेसिफाई लेंगे कि वही लेना है या हम अपनी मर्जी से लेंगे कोई? वो मैं चाहूंगी कि रुचि जी ये प्रश्न ले। जो गाइड आपको उसके साथ अटैच करी गई है, उस एक्सपेरिमेंट के साथ, उस एक्टिविटी के साथ, उस गाइड के अंदर आपको वो चार्ट दिया हुआ है, वो टेबल दिया हुआ है, जिसमें वो A to Z सारे लेटर्स के लिए फ्रीक्वेंसी आपको लिखी गई है। तो आप डायरेक्ट उस टेबल को यूज कर सकते हैं, और अगर आपको मतलब अपनी तरफ से कोई डेटा लेना, आप वो भी ले सकते हैं।
वो आपकी मैम चॉइस। अभी जैसे आप पूर्वानुमान लिखा गया है, तो पूर्वानुमान तो बच्चे को पढ़कर ही पता लग पाएगा ना। अगर हम हाँ, तो वो वही टेबल आप वही बच्चों को जब, हाँ, जब वो टेबल आप बच्चों को देंगे तो वो टेबल से बच्चे पूर्वानुमान उससे भर सकते हैं। नो और मैम, जब, वहां से तो देख के ही बच्चों को आइडिया लग जाएगा ना। हम्म, मतलब एक्चुअल तरीका तो ये था कि अगर पहरा दे देते हैं हम, उसमें से बच्चे को आइडिया लगाने के लिए पहले बोलें, हम्म, वो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ से तो बच्चा पढ़ लेगा भी, ज्यादा कौन सा बार आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो स्टेप 1 में जो पहला पैराग्राफ दिया हुआ है, आप उससे बच्चों को बोल सकते हैं। मतलब अ, पैराग्राफ दिया गया है उसमें? हाँ, उसमें पहला पैराग्राफ दिया हुआ है ठीक है मैम। स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो है, आप उससे वो चीज बच्चों को बोल सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। पीडीएफ हम ऑब्जर्वेशन शीट की शेयर कर देंगे सर, नवनीत सर। जहां से आपको लिंक मिला है वहीं से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, सभी एक्टिविटीज का, मैथमेटिक्स का भी और साइंस का। सो आज जो है इस सेशन को अभी कंक्लूड करते हैं यहीं पर। और अब मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़े हुए जो है सीआरटी से ज्वाइंट डायरेक्टर सर श्री सुनील बजाज जी, डिप्टी डायरेक्टर श्री वीरेंद्र नारा जी, ईटी विंग हेड श्री मनोज कौशिक जी, और सभी पूरे हरियाणा प्रदेश से सभी डाइट से हमारे साथ जुड़े हुए प्रिंसिपल्स, सभी प्रिंसिपल, सभी डाइट फैकल्टी, सहयोगी, सभी मैथमेटिक्स और साइंस टीचर्स, थिंक टैंक टीम से हमारे साथ जुड़े रुचि जी, फाइन जी, और आप सभी का जो है हमारे साथ आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट जो सेशन है हम नवंबर में फिर लेकर आएंगे, नेक्स्ट एक्टिविटीज के साथ में, कुछ नई एक्टिविटीज के साथ में, इस उम्मीद के साथ कि आप ये सारी एक्टिविटीज अपने क्लासरूम में अपने बच्चों को करवाएंगे और इसका बेनिफिट जो है बच्चों को मिलेगा। और एक बार रुचि जी का एक बार फिर से धन्यवाद, उन्होंने जो है सारी एक्टिविटीज का डेमोन्स्ट्रेशन हमारे बीच में किया, हमारे बच्चों को इससे काफी बेनिफिट मिलेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। सो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार आप सभी को, ईटीविंग एससीईआरटी की इस वर्चुअल मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं स्टेम मंच 4 नाम से एक नई एमआईपी, या यूं कहें कुछ नई एक्टिविटीज जो हम पिछले 3 महीने से आप सबके बीच में लेकर आ रहे हैं। और आज हम साइंस की एक्टिविटीज लेने वाले हैं। ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देती हूँ, एमआईपी है क्या। ये स्टेम मंच जो है ये एक माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है दीक्षा ऐप के ऊपर, जो सभी अध्यापकों के लिए, सभी ऑफिशियल्स के लिए और सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है। सो रिस्पेक्टेड ज्वाइंट डायरेक्टर एससीईआरटी, रिस्पेक्टेड डिप्टी डायरेक्टर एससीईआरटी श्री वीरेंद्र नारा जी, रिस्पेक्टेड ईटी विंग हेड श्री मनोज कौशिक जी, हमारे साथ जुड़े हुए सभी डाइट से प्रिंसिपल, सभी अधिकारीगण, सभी डाइट फैकल्टी, सभी सहयोगी और